हाय गाइज, मैं यश सर और आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। गाइज आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन सीधी रेखा में गमन करने का काम होता कब है? सीधी रेखा में प्रकाश उस समय गमन करती है जब वो ऐसे माध्यम से होकर गुजर रही हो जिसका घनत्व एक समान हो, या एक ही समान घनत्व वाले माध्यम से होकर गुजरेगी, तब वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जैसे ही माध्यम बदलता है, माध्यम चेंज होता है, तो फिर प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो फिर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो कहेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से या प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है, यह दो माध्यम मैंने दिखाया है, यह हवा है और ये पानी है। हवा और पानी की बात की जाए गाइस, तो हवा जो है अपेक्षाकृत विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो है प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। ये आपतित किरण है, ये वो जो है आपतित किरण है। जब आ रही है तो इसको जो है इसके गुण के हिसाब से इसको सीधी रेखा में चले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो यहां जो घटना दिखाई दे रही है इसी को अपवर्तन कहा जाता है। यह जो है इसको अपवर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहा जाता है और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। परावर्तन का नियम जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, जब आप यहां देखिएगा, जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या चली जाती है या सटती हुई प्रतीत होती है। यहां उसी तरह से अब जो है ये पानी है, पानी से प्रकाश की किरण को हम हवा में भेज रहे हैं, तो इसको जो है पानी से ये आपतित किरण है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे चला जाना चाहिए था, जैसे प्रकाश का हमने गुण पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उस हिसाब से। लेकिन हुआ क्या है, ये सीधी रेखा में नहीं जाने के बजाय इसे मुड़ की इसकी दिशा परिवर्तित हो गई और ये बन गया अपवर्तन कोण और ये है आपतन कोण। तो अपवर्तन कोण यानी ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब से दूर भाग रही है, इसकी दिशा बदल जा रही है। तो इसी घटना को, इसी बात को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो प्रकाश का जो वेग होता है गाइज, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे कि ये देखिएगा, हवा में निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो चूंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, इसीलिए जैसे ही माध्यम बदलता है, माध्यम चेंज होता है, प्रकाश जो है वो अपनी मुख्य दिशा से, जो उसका मेन पथ है, उससे विचलित हो जाता है। आप जनरली ऐसा फील कर सकते हैं। आप हवा में, जैसे आप सड़क पे हैं, सड़क पे जिस स्पीड में आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आप पानी में चले जाइए, क्या उसी स्पीड में आप रन कर पाएंगे या क्या उसी दिशा में आप जा पाएंगे? ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता, आपकी दिशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माध्यम चेंज हो गया। उसी माध्यम में जब हवाएं चलने लगती है आपके चाल के विपरीत दिशा में, तभी जो है आपको आगे चलने में कठिनाइयां होती हैं, आपको परेशानियां होती हैं। अक्सरता आप जो है अपने स्कूल या ट्यूशन कोचिंग जाते समय आप फील करते होंगे, आंधी और तूफान में साइकिल से जब आप जाते हैं तो, या जाते समय या आते समय जब भी आंधी तूफान होगा तो आपकी दिशा जो है बदलने लगती है।
ऐसा आपके साथ घटनाएं घटती हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होना। दो चीज बात करेंगे हम लोग कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो, यानी वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, उसको अपेक्षाकृत विरल माध्यम कहा जाता है। इंग्लिश में इसको रेयर मीडियम के नाम से जाना जाता है। और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो, उसको अपेक्षाकृत सघन माध्यम कहा जाता है। जैसे हवा और कांच की तुलना में बात की जाए तो हवा जो है, या हवा और पानी की तुलना में बात की जाए तो हवा जो है विरल माध्यम है, पानी जो है सघन माध्यम है। पानी और कांच की तुलना में बात की जाए तो पानी यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा और कांच जो है सघन माध्यम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी में प्रकाश का वेग जो है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश का वेग अधिक होता है और कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन कौन से हैं नियम प्रकाश के अपवर्तन के? तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुख्यतः दो नियमों के अनुसार जाती है। इन नियमों को ही प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहा जाता है। तो क्या है ये नियम? पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब होता है, सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, यह नियम जो है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के रिलेशन को बताने का कार्य करता है। इस रिलेशन की खोज, इस संबंध की खोज सबसे पहले 1621 ईस्वी में स्नेल महोदय ने किया था, इसीलिए इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो स्नेल के नियमानुसार क्या है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या भी साइन, आपने त्रिगोनोमेट्री में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट पढ़ा होगा। तो स्नेल के नियमानुसार क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को जो है, इसी नियतांक को अपवर्तनांक कहा जाता है। ये आप जानेंगे, इसको जो है म्यू से सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो बना है ये आपतन कोण है और यह जो कोण बना हुआ है वो कौन सा? अपवर्तन कोण है। तो किसी मतलब दो विभिन्न माध्यमों के लिए, किसी एक ही प्रकार के प्रकाश किरण के लिए, ऐसा नहीं कि एक माध्यम में रेड ले लीजिए और एक माध्यम में जो है आप ब्लू ले लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी विशेष रंग के लिए, किसी विशेष किरण के लिए, किसी विशेष कलर के लिए। तो यहाँ कहते हैं क्या स्नेल महोदय कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई बाई साइन आर जो होता है ये हमेशा नियत आता है, फिक्स आता है, जिसको म्यू से सूचित किया जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो सेकेंड लॉ है, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। इसलिए अब हम बात करेंगे कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करेंगे। देखिएगा ये KLMN जो है एक कांच का आयताकार स्लैब है, एक टुकड़ा हमने ले लिया है। तो इससे कैसे अपवर्तन होता है, किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, इसको देखेंगे। ये एक आपतित किरण है और ये आपतित किरण है तो प्रकाश के गुण के हिसाब से इसको सीधे ऐसे गुजर जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आपतित किरण जब हवा से कांच में पड़ती है तो कांच में पड़ने के बाद से जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो अभिलंब की ओर जब झुकती है, ऐसे मुड़ रही है, अभिलंब की ओर सट रही है, तो ये देखिएगा इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये इस मार्ग से यहाँ पे आ रही है। फिर क्या होता है, फिर माध्यम इसका चेंज होता है, फिर जो है इसका अपवर्तन होता है। तो अब ये सघन माध्यम है और हवा में जा रही है, तो ये हो गया विरल माध्यम। तो जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो इसको इस सब रूट से चला जाना चाहिए था, इसी को मान लिया जाए तो ऐसे नहीं जाती है, फिर जो है अभिलंब से दूर भाग जाती है।
तो इस तरह की घटना देखिए, ये अविलंब है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना हुआ कोण जो है आपतन कोण है, और ये जो है अपवर्तन कोण है। दोबारा अपवर्तन हो रहा है तो ये भी अपवर्तन कोण है। और फिर जो है ये निर्गत किरण जो है ये निर्गत हो रही है, निकल रही है। CD एक निर्गत किरण है, तो जो कोण बना हुआ है अविलंब तथा निर्गत किरण के बीच, इसको निर्गत कोण कहा जाता है। यहां पे देखिएगा होता क्या है गाइज, कि जो ये आपतन कोण होता है, इस केस में आपतन कोण वो बराबर होता है निर्गत कोण के। दोनों आपस में, ये और ये बराबर होते हैं। तो जब ये आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होता है तो होता क्या है, ये जो CD है इसको पीछे ऐसे बढ़ाइएगा दूर तक, और ये तो ये भी आ ही रही है, ये कहीं भी ये पीछे ऐसे चला जाए, आगे चला जाए, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो ये AB और CD दोनों जो है पैरेलल लाइंस हो जाते हैं, दोनों समानांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो यानी आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण है, दोनों किरण एक दूसरे के पैरेलल होती है, दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है। और आपतन कोण जो होता है वो निर्गत कोण, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कब? जब किसी आयताकार कांच के, आयताकार जो कांच का स्लैब है उससे अपवर्तन को दिखाया जाता है या प्रकाश का अपवर्तन होता है तब। फिर अगला जो टॉपिक है जो हम लोग जानेंगे, उस टॉपिक का नाम है पार्श्विक विस्थापन, जिसको इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो कांच के स्लैब से, कांच का कोई भी स्लैब हो, उससे निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच की जो लांबिक दूरी होती है, उसी को जो है पार्श्विक विस्थापन के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि देखिए ये आपतित किरण है और इसे डॉटेड लाइन से इसको ऐसे आना चाहिए, और एक निर्गत किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लांबिक दूरी है, जो यहाँ पे आपको जो लेटरल जो है आपका डिस्टेंस है, ऐसा नहीं मान लेना है कि आपको तिरछा नहीं, ये परपेंडिकुलर वे में होना चाहिए, एकदम लंब होना चाहिए इस पे। तो ये जो लांबिक दूरी है, इसी लांबिक दूरी को जो है पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्योंकि हुआ क्या है, इस रे को जो है ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन विस्थापित होकर वो इस मार्ग से जा रही है। तो इन दोनों के बीच की जो लांबिक दूरी है, वही दूरी जो है पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानी जाती है। वे कौन कौन से कारक हैं जिन पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है, डिपेंड करता है? तो सबसे पहले पार्श्विक विस्थापन डिपेंड करता है कांच की मोटाई पर। पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। जितना ही मोटा काम होगा, कांच रहेगा, ग्लास जितना ही मोटा रहेगा, पार्श्विक विस्थापन जो होता है उतना ही अधिक होगा। ये समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन जो होता है वो आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। जैसे यहां देख रहे हैं आप, आपतन कोण है, यदि ये किरण जो है और थोड़ा ये झुक के आई रहती तो पार्श्विक विस्थापन और ज्यादा होता, या यहाँ पे आप आपतन कोण जो है कम बना होता तो पार्श्विक विस्थापन भी कम होता। तो आपतन कोण का भी पार्श्विक विस्थापन सीधा समानुपाती होता है। अगला, पार्श्विक विस्थापन जो है, जो कांच का स्लैब है उसके अपवर्तनांक का भी सीधा समानुपाती होता है। कांच जो है, कई तरह के कांच होते हैं, कांच के बारे में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको कांच मिलेंगे। तो उसमें कांच के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कांच के क्षमता पे, उसकी अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर निर्भर करता है पार्श्विक विस्थापन। उसके बाद से यानी उसके अपवर्तनांक का समानुपाती होगा। उसके बाद से क्या है, पार्श्विक विस्थापन जो होता है वो प्रकाश के किरण के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पे यदि प्रकाश की किरण ऐसी आ रही है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसका पार्श्विक विस्थापन कम होगा। जैसे रेड है, रेड किरण आ रही है तो रेड का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, तो उसका पार्श्विक विस्थापन कम होगा। लेकिन बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, तो उसका पार्श्विक विस्थापन सबसे अधिक होता है। विलोमानुपाती का मतलब ही होता है कि यदि
तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन घटेगा, और तरंगदैर्घ्य घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। और समानुपाती का मतलब होता है, जैसे मैंने प्रत्येक केस में बोला कि ये कांच की मोटाई के समानुपाती होता है, कांच के अपवर्तनांक का समानुपाती होता है, आपतन कोण का समानुपाती होता है। का मतलब आपतन कोण बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा, कांच की मोटाई बढ़ेगी तो पार्श्विक विस्थापन का मान भी बढ़ेगा। ठीक है। या मैंने बोल दिया कि यदि जो कांच है उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, वो ज्यादा होगा तो पार्श्विक विस्थापन भी ज्यादा होगा। 3-4 मुद्दों पर जो है डिपेंड करता है पार्श्विक विस्थापन। इसके बाद से हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, क्या इफेक्ट्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, कौन कौन से इफेक्ट हमको दिखाई देते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो प्रकाशीय भ्रम को उत्पन्न करता है। अब प्रकाशीय भ्रम कौन कौन से दिखाई देते हैं हम लोग को, कौन कौन से ऑप्टिकल इल्यूजन हमको दिखाई देते हैं। कुछ प्रमुख प्रकाशीय भ्रम की बात की जाए, जैसे पानी में जो रखी हुई पेंसिल है वो मुड़ी हुई और छोटी प्रतीत होती है। आप कांच से किसी सिक्के को देखिएगा तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ग्लास में पानी है, उस पानी में आप देखेंगे ग्लास का तली जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। कभी आपने पानी में पैर करके बैठा है, यदि आप स्विमिंग पूल वगैरह का आनंद लेते हैं, या यदि गांव देहात में है तो पोखरा वगैरह में आप या पैन वगैरह में पांव डाल के आप बैठे हैं, तो आप देखिएगा कि आपका पैर जो है पानी में जो डला हुआ है वो छोटा दिखाई देता है और ऊपर उठा हुआ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसी भ्रम को दिखाने का काम करता है कौन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन से ये सारे भ्रम दिखाई देते हैं। मछुआरे जो होते हैं उनको मछली जो है वो भेदने में कठिनाई होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आप अक्सर तब बहुत सारी जगह जहां मेला लगता है, फेयर लगता है, तो वहां गए होंगे आप। वहां जो है बाल्टी में एक कोई पात्र छोटा सा रख दिया जाता है और पानी रखा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है, उसमें सिक्का डालना होता है, कॉइन डालना होता है। तो सबसे पहले तो भ्रमित हो जाता है आदमी, वो पात्र होता कहीं और है, उसके अंदर बाल्टी के अंदर जो ग्लास रख दिया गया, छोटा सा कप रख दिया गया, होता कहीं और है, दिखाई देता कहीं और है। फिर वो किस वेग से जाएगा, वो कॉइन उसमें जाके गिरेगा, वो तो अलग मुद्दा है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो प्रकाशीय भ्रम को दिखाने का कार्य करता है। जैसे पानी में जो डूबी हुई पेंसिल है वो जो है मुड़ी हुई और छोटी प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है। इसके कारण होता है कि जब पानी में डूबी हुई पेंसिल से प्रकाश की किरण जब बाहर निकलती हैं, तो चूंकि पानी से प्रकाश की किरण हवा में जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अविलंब से दूर भागने का काम करती है। तो जो उसका सिरा होता है वहां पेंसिल ना दिखाई देकर अलग दिखाई देती है। इसीलिए सवाल जब पूछा जाता है पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, आइए इसको समझते हैं हम लोग इस फिगर के माध्यम से। यहाँ देख सकते हैं कि पात्र में वाटर रखा हुआ है, ये पेंसिल है, मान लीजिए पीकी एक पेंसिल है, इसका ये जो है आगे वाला हिस्सा यहाँ पे टच कर रहा है इस पात्र के नीचे। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकल रही है गाइस, ये निकलने के बाद से जब हवा में जाएगी तो माध्यम तो इसका चेंज हो गया। तो जब माध्यम चेंज हो गया तो अभिलंब से दूर भागेगी, ये परपेंडिकुलर अभिलंब तो यहाँ होगा, तो यहाँ से जब दूर भागेगी, दर्शक आप यहाँ हैं तो ये आप कल्पना करेंगे, आप तो तिरछा नहीं देखेंगे, आपको लगेगा कि इसी सीधाई में जो है यहाँ प्रकाश का जो ये पेंसिल है वो उसका जो अगला सिरा है वो बी पर है। लेकिन होता कहाँ है, यहाँ क्यू पर होता है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब पानी से हवा में हो जाती है तो हवा में जाने के बाद से माध्यम चेंज होता है, तो ये अपवर्तित हो जाती है। जब अपवर्तित हो जाएगी, अविलंब से दूर भागती है, उस केस में आप यहां से जब देख रहे हैं तो आपको ये सीधा होने का प्रतीत होगा, तो आप कहेंगे कि बी पर जो है ये जो पेंसिल है उसका ऊपरी सिरा जो है बी पर स्थित है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो ये इस तरह से प्रकाश का जो अपवर्तन है वो एक तरह से आपको प्रकाशीय भ्रम पैदा करता है। उसी प्रकार से जब कांच के स्लैब से कांच का कोई भी टुकड़ा हो, उससे जब हम सिक्का को देखते हैं कहीं रखा हुआ हो, तो वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वहां भी जो है माध्यम चेंज होता है तो
फिर माध्यम चेंज होने से जो है वो अविलंब से दूर भागेगी या तो अविलंब की ओर जाती है। मछुआरे जो होते हैं उनको भी जो है मछली भेजने में परेशानी होती है। रीजन क्या है, जब जो पानी में मछली जो स्थित है, जब उससे प्रकाश की किरण निकलती है तो प्रकाश की किरण पानी से हवा में जब जाती है तो आप किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी कोण से उसको देख रहे होते हैं। तो जब हवा में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, तो उस केस में आप मछली को जो है उसकी वास्तविक स्थिति पर मछुआरे नहीं देख पाते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति से उठा हुआ और कुछ आगे देखते हैं, जिससे उनको जो है मछली भेजने में कठिनाइयां होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये कुछ ऐसे प्रकाशीय भ्रम उत्पन्न होते हैं। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मैं आपको 2 नियम बताया, तो उसमें दूसरा नियम बताया था मैंने आपको कि दूसरा नियम क्या था कि 2 माध्यमों के लिए जो है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, और इसी नियतांक को जो है अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। अपवर्तनांक को प्रायः म्यू या न्यू से सूचित किया जाता है। ये म्यू है और ये न्यू है। म्यू या न्यू से सूचित किया जाता है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। ये आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या। आपको एक चीज बता दूं गाइस कि किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर तथा प्रकाश के रंग पे। चूंकि अलग अलग रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, तो प्रकाश के रंग पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्क्रीन पर जो है आपको कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक दिखाई दे रहे हैं, इसको आप जरूर मेमोराइज कर लेंगे। अपवर्तनांक की और भी बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं। तो कौन कौन सी, और निर्वात के संबंध में बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी इस केस में इसको जो है टाउ या म्यू से इसको भी सूचित किया जाता है। तो इसमें कहेंगे कैसे अपवर्तनांक को इसमें दिखाना, और निर्वात के केस में तो सीधे ये अपवर्तनांक बराबर यहां से ले लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दूसरी इसकी परिभाषा देख सकते हैं। यदि हम लोग गहराई के संबंध में बात करें तो वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई जो है वही अपवर्तनांक होगा, उसका जो रेशियो होगा। जैसे आपने जाना कि जब भी हम किसी पात्र में, जैसे ग्लास हो या जैसे बाल्टी बकेट वगैरह हो, उसमें आपने पानी रखा है तो उसका पेंदी जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उस गहराई के संबंध में अपवर्तनांक को कैलकुलेट करना हो तो अपवर्तनांक बराबर होगा वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी जो काल्पनिक रूप से जो उसकी गहराई दिखाई दे रही है वो हो गया। उसके बाद से आपके स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, उनके सॉल्यूशन भी दिखाई दे रहे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे, कोई डाउट होगा तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। यदि पूछ दिया जाए कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए, क्योंकि हीरे की का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब हुआ कि हीरे का अपवर्तनांक अधिक है, अतः हीरा जो है प्रकाशतः एक सघन माध्यम है और इसमें प्रकाश का जो चाल होता है वो कम होता है। आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है ताल। इंग्लिश में इसको लेंस कहा जाता है। वैसे लेंस जो है ये वर्ड ज्यादा पॉपुलर है। तो लेंस है क्या, व्हाट इज लेंस, लेंस का डेफिनेशन क्या है। तो लेंस के बारे में कह सकते हैं कि 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसका एक भाग वक्रित अवश्य रहता है, कर्व्ड अवश्य रहता है। ये जो होता है ये ज्यामितीय मतलब 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ रहता है और साथ ही साथ पारदर्शी माध्यम होता है, कलाईकृत नहीं होता है। दर्पण में आपने पढ़ा होगा कि एक तरफ कलाईकृत होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। और इसमें जो है 2
आकृतियां जो होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, और इसमें एक भाग जो है कर्व्ड जरूर होता है, वक्रित जरूर होता है। यह प्रायः जो है कांच का बनाया होता है। इसके बारे में हम लोग बात करें, लेंस या तो गोलीय होता है या तो बेलनाकार होता है। तो जो लेंस गोलीय होता है उस लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं, और बेलनाकार जो होता है उसको यानी बेलनाकार सतहों से घिरे हुए लेंस को बेलनाकार लेंस, और गोलीय सतहों से घिरे हुए लेंस को गोलीय लेंस के नाम से जाना जाता है। गोलीय लेंस को इंग्लिश में स्फेरिकल लेंस एंड बेलनाकार लेंस को इंग्लिश में जो है सिलिंड्रिकल लेंस के बारे में नाम से जाना जाता है। हम लोग को जो है गोलीय लेंस और इनके प्रकार के बारे में बात करना है। तो गोलीय लेंस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को जो है कनकेव लेंस के नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस की क्या परिभाषा हो सकती है? तो ऐसा लेंस जिसके किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है, या कह सकते हैं वह लेंस जिसका अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको उत्तल लेंस कहा जाता है। अब जैसे उत्तल लेंस को आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको भी तीन ग्रुप में बांटा जा सकता है। उत्तल लेंस को जो है ये तीन अलग अलग इसको समूहों में बांटते हैं, तीन इसकी श्रेणियां बना देते हैं। एक क्या है? उभय उत्तल, जिसका दोनों तरफ उभरा हुआ हो। एक होता है समतलोत्तल, एक तरफ समतल है और एक तरफ उभरा हुआ है, समतलोत्तल। एक होता है एक का नाम है अवतलोत्तल। ये अवतलोत्तल क्या है? तो एक तरफ इसका हिस्सा जो है अवतल होता है, इसको समतलोत्तल यहां लिखा हुआ मैं लिख दूं अवतलोत्तल। एक तरफ का हिस्सा इसका अवतल होता है, जैसे कि ये देखिए धंसा हुआ है, और एक तरफ उभरा हुआ है, उत्तल होता है। इसका नाम है अवतल उत्तल। उभय उत्तल को इंग्लिश में बायोकन्वेक्स कहा जाता है, इसको बायोकन्वेक्स कहते हैं। इसको जो है प्लेनो कन्वेक्स कहा जाता है, और इसको जो है कैनकेवो कन्वेक्स के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस क्या है? उत्तल लेंस का विपरीत आप कह सकते हैं। जिस लेंस के किनारे पर चौड़ा तथा बीच में पतला हो उसको अवतल लेंस कहा जाता है, या इसकी दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं, वह लेंस जिसका अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस की भी तीन श्रेणियां होती है, ये देख सकते हैं अवतल लेंस का फिगर है। एक उभय अवतल, जिसके दोनों हिस्सों का जो है अवतल की तरह हो, धंसा हुआ हो, उसको उभय अवतल कहेंगे। समतल अवतल, एक तरफ इसका समतल हो एक तरफ अवतल हो। उतला अवतल, एक तरफ उत्तल होता है और एक तरफ क्या होता है? अवतल होता है। इसको भी इंग्लिश में जो है बायोकनकेव या प्लेनो कनकेव या कन्वेक्सो कनकेव के नाम से जाना जाता है। एक चीज मैं बता दूं गाइस कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। यदि दर्पण का वीडियो आपने क्लियरली देखा है तो आइए इसमें भी हम बात करते हैं। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण से संबंधित जो है विभिन्न परिभाषाएं जो है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। इसमें भी हम लोग जानेंगे लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, किसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस जो होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो चूंकि लेंस जो होता है वो दो सतहों से मिलकर बना होता है, इसीलिए लेंस के जो है दो वक्रता केंद्र होते हैं। फिगर में देख सकते हैं, ये देखिएगा दो ये गोलीय, तो गोला मैंने ले लिया है और यहां से इसको मैंने कट कर दिया। इसको कट करके दोनों सतह को ज्वाइंट करके मैंने एक लेंस बना दिया। इस लेंस का नाम है अवतल लेंस। यहाँ पे चूंकि दो गोलीय सतहों से मिलकर बना हुआ है, ये दो गोलीय लेंसों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसके दो वक्रता केंद्र, एक C1 है और एक क्या है C2 है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसको जो है मैंने ऐसे दो ये गोलीय आकृतियां सतह है, यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, दोनों को मैंने ज्वाइंट करके लेंस बना दिया। इसका नाम है उत्तल लेंस। यहाँ दोनों का जो कि अलग अलग त्रिज्या है, इसीलिए जो है दो त्रिज्याएं हो गई C1 और C2। तो चूंकि ये दो सतहों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए जो है
जो लेंस होता है उसके दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। प्रधान अक्ष की बात करें तो लेंस की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को जो है प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि C1 और C2 को जो है ये जो दिखाई दे रहा है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे मुख्य फोकस की या फोकस किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है इसी को कहते हैं कि संश्रुत होती है या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, उसी को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे प्रायः F से सूचित किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं लेंस का उत्तल और अवतल लेंस का मुख्य फोकस दिखाया गया है। देखिए किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है और अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। फिर उसके बाद से प्रकाशीय केंद्र क्या है, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। आप फिगर में उसको देख सकते हैं। यहां जो है निर्गत किरण जो होती है वो पुनः आपतित किरण के समानांतर हो जाती है, लेकिन लेंस में प्रवेश करने के बाद से जो है उसमें कुछ न कुछ अपवर्तन दिखाई देता है, जो फिगर से स्पष्ट है। आप देख सकते हैं क्लियरली दिखाई दे रही है। सभी दूरियां जो है लेंस की सभी दूरियां गाइज प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाती है। उसके बाद से फोकसांतर या फोकस दूरी की बात करें तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को जो है फोकस दूरी या फोकसांतर के नाम से जाना जाता है। इसे प्रायः छोटा f से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस का जो फोकसांतर होता है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस का जो फोकसांतर होता है वो ऋणात्मक होता है। आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो मोटे लेंस की फोकस दूरी होती है पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। फोकसांतर को गाइज नाभ्यंतर के नाम से भी जाना जाता है। लेंस की जो वक्रता केंद्र लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है वो नियत होता है, लेकिन इसका जो मुख्य फोकस है या इसकी जो फोकस दूरी है वो डिपेंड करती है उसके माध्यम पर। साथ में जो किरणें आ रही हैं उनकी प्रकृति पे भी डिपेंड करती है। फिर लेंस का द्वारा क्या है, अपर्चर ऑफ लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को ही लेंस का द्वारा कहा जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं MON जो दिखाई दे रहा है वो लेंस का द्वारक है। अब आइए हम जानते हैं उत्तल लेंस के प्रतिबिंब प्राप्त करने के कौन कौन से नियम हैं। देखिएगा मैंने लिखा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम में दो नियम मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। एक तो उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद इसके फोकस से होकर जाती है गाइज, फर्स्ट रूल है। दूसरा इसका नियम आप याद रखेंगे कि कोई पतला उत्तल लेंस हो तो इसके जो ऑप्टिकल सेंटर है, जो प्रकाशीय केंद्र है, इससे होकर जो जाने वाली किरण है वो सीधी रेखा में चली जाती है। ये दो नियम जो है आपको याद होने चाहिए। उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों के निर्माण की बात हम करेंगे। आइए इसका केस 1 देखते हैं, स्थिति 1 देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। फिगर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं गाइज, वहां दिखाई दे रहा है जो कि वस्तु अनंत पे है तो वस्तु हमको दिखेगी नहीं और वहां से आ रही प्रकाश की किरणें जो है समानांतर है आ रही प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के बाद लेंस के जो उत्तल लेंस है उसके फोकस से होकर फोकस पे जाके मिलेगी, यह पे जाके वो मिल रही है। तो यहाँ जो निर्मित प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब के प्रकृति की बात करें तो क्या कहेंगे हम, तो सीधा सा हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे, यानी कैसे बन रहा है, कहां बन रहा है, तो कहेंगे प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, चूंकि वास्तविक किरणों के कटान से बन रहा है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। सवाल खड़ा हो रहा है कि सर कैसे कह सकते हैं कि उल्टा बन रहा है। आप जानते हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा बनता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब ही वास्तविक होता है। और दूसरा ये वस्तु से बहुत बहुत छोटा कैसे है, क्योंकि वस्तु तो दिख नहीं रही है और यहाँ जो इमेज बन रहा है वो बिंदुवत बन रहा है और ज्योमेट्री में जो है बिंदु से छोटी जो है कोई भी आकृति नहीं होती है। इसीलिए यहाँ हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से बहुत बहुत
छोटा बन रहा है। दूसरे केस में हम वस्तु को रखेंगे कब, जब वस्तु जो है अब अनंत से उसको थोड़ा पास लाएंगे, वस्तु अनंत तथा 2f डैश के बीच रखा जाता हो तब। आप फिगर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अनंत तथा 2f डैश के बीच रखी हुई एक वस्तु AB है, जिसके जहां से दो किरणें निकल रही हैं। एक तो प्रधान अक्ष के समानांतर है जो कि फोकस से होकर जा रही है, दूसरा उसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है जो कि सीधे चली जा रही है, और दोनों किरणें अपवर्तन के बाद जहां एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहीं पे दिए गए जो बिंब है AB, उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। जो प्रतिबिंब बन रहा है गाइस, जो देख सकते हैं कि वो F तथा 2F के बीच बन रहा है। तो सीधे यहां बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब F तथा 2F के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आइए केस 3 देखते हैं। केस 3 में वस्तु को गाइस हम लोग जो है लेंस का जो उत्तल लेंस है उसके 2f पर रखेंगे, उसकी जो फोकस दूरी है उस 2f डैश पे रखा जाता है। तो क्या होता है आप देख सकते हैं फिगर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वस्तु जो है ये भी जो वस्तु है 2f डैश के बीच 2f डैश पर रखी हुई है, और वहां से प्रथम जो आपतित किरण आ रही है वो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है जो उसके f से होकर गुजर रही है, दूसरी किरण उसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधे गुजर जा रही है। आप फिगर में देख रहे हैं कि इसका जो इमेज बन रहा है वो 2f पर ही बन रहा है, यानी दूसरी तरफ 2f पर बन रहा है। तो यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें कि कैसा प्रतिबिंब है, तो कहेंगे प्रतिबिंब जो है 2f पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये केस है गाइज। यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो AB जो है वो जो A डैश B डैश है वो वस्तु AB के इक्वल होता है, AB के बराबर होता है। केस 4 में जो है वस्तु 2f डैश, अब एक एक करके हम करीब ला रहे हैं वस्तु को, 2f डैश तथा f डैश के बीच रखी जा रही है। तब क्या हो रहा है आप फिगर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वस्तु 2f डैश तथा f डैश के बीच में है तो प्रथम आपतित किरण वही प्रधान अक्ष से समानांतर आई जो f से होकर चली गई, दूसरी उसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई। यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है गाइज वो प्रतिबिंब जो है आपका 2f और अनंत के बीच बन रहा है। तो कहेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे तो कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है 2f डैश तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। केस 5 में गाइज वस्तु को लेंस के फोकस f डैश पे रखा जाता है। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं वस्तु को जो है उसके f डैश पे रखा हुआ है, ये भी वस्तु है, वहां से एक किरण आ रही है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है जो कि दर्पण के लेंस की f से होकर गुजर रही है, दूसरी जो किरण आ रही है उसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। उसको आगे आप अनंत तक बढ़ाएंगे तब भी जो कहीं कटेगा नहीं, और पीछे भी आप ले जाएंगे तो कहीं कटेगा नहीं। तो यहाँ सीधा सा कहेंगे, चूंकि अन्य जो पीछे की स्थितियां आपने देखा है, जो 4 स्थितियां आपने देखी है उसमें आपने देखा है कि प्रतिबिंब जो है धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और जो है वो लेंस से दूर भागते चला जा रहा है। तो यहाँ कहेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में कि प्रतिबिंब जो है अनंत पर उल्टा तथा वास्तविक भी बनेगा, वास्तविक ही उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। अब इसका लास्ट केस जो है जिसको केस 6 कहेंगे, आइए इसको देखते हैं। स्थिति 6 एक डिफरेंट प्रकार का केस है गाइस, क्योंकि इस समय वस्तु का जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है। तो केस 6 में वस्तु को जो है उसके प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है, और आप फिगर में देख सकते हैं कि वहां ये भी जो वस्तु रखी गई है उससे प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण जो है F से होकर चली जा रही है, जिसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाया जा रहा है, वहां A डैश पे मिल रही है। दूसरा जो उसके ऑप्टिकल सेंटर O से होकर गुजर रही है वो भी पीछे ले जाने पे वहां A डैश पे मिल रही है। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं वहां दिए गए बिंब का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है A डैश B डैश बना हुआ है और यह इमेज जो है सीधा है। तो कहेंगे क्या, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो कहेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु की ओर, वस्तु की दिशा में जिधर वस्तु रखी गई उधर, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे हम लोग। तो गाइस अवतल लेंस 2 ही स्थितियों में प्रतिबिंब बना पाता है। एक स्थिति में जो है वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो आप फिगर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जब वस्तु अनंत पर है तो उससे आ रही समानांतर प्रकाश की किरणें जब
अवतल लेंस पे पड़ रही है तो उसको फैला देने का काम कर रहा है, जिसको डॉटेड लाइन से जो है पीछे मिलाने पर एफ पे सारी किरणें बन रही है, तो वहां पे दिए गए बिंब का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब लेंस के एफ पर फोकस पर काल्पनिक चूंकि काल्पनिक किरणों के कटान से बना हुआ है, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। दूसरे केस में वस्तु को अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। तो देख सकते हैं कि फिगर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अवतल लेंस के सामने जो है ये भी एक वस्तु रखी गई है, जिसकी जो वस्तु जो है अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच ये भी रखी गई है। यहां से आने वाली एक प्रकाश की किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, जो कि बाहर की तरफ निकल जा रही है, उसको डॉटेड लाइन से हम एफ से होकर गुजारते हैं। दूसरी किरण जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो सीधे चली जा रही है। तो यहाँ दोनों किरणें जो एक दूसरे को कट कर रही हैं और ए डैश बी डैश जो है यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस केस में कहेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे, प्रतिबिंब जो है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। एक बात याद रखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है और वो हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। थैंक यू।